सैलिसाइलिज्म। आज हम लोग इसी टॉपिक को कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि एस्पिरिन एक लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग है एलोपैथिक सिस्टम में। इसे सेफ ड्रग समझा जाता है और इसलिए इसे हम लोग ओटीसी कैटेगरी के अंदर रखते हैं। क्या ये एस्पिरिन इतना सेफ है कि इसे ओटीसी कैटेगरी में रखा जा सके? पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी जाना कि एस्पिरिन का क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट है। क्या ये एस्पिरिन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं? क्या वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट लीथल इफ़ेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और ये डेथ कॉज कर सकता है? आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, इसी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जब हम सैलिसाइलेट्स की ओवरडोज बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर जो सिम्टम्स डेवलप होती हैं, जो लिथल इफ़ेक्ट डेडली इफ़ेक्ट प्रोड्यूस की जाती हैं, उस इफ़ेक्ट को हम लोग नाम देते हैं इट इज़ ए सैलिसाइलिज्म, या हम कह सकते हैं इट इज़ सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, या हम कह सकते हैं इट इज़ सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन। ये वर्ड सैलिसाइलिज्म दो वर्ड के मिलने से बना है। एक हमारा हो गया सैलिसाइलेट और दूसरा हो गया इज्म, ISM। जहाँ भी इज्म का वर्ड आता है यह सफिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है एटीट्यूड या बिहेवियर, और वो बिहेवियर एक्सट्रीम बिहेवियर हो तब हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे इज्म, ISM। जैसे कास्टिज्म, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, और उसी तरह से ये वर्ड आया सैलिसाइलिज्म। मीन्स कि जहाँ सैलिसाइलेट्स का ओवर इफ़ेक्ट आ रहा हो, ओवर डेडली इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो। आइए इस सैलिसाइलेट्स पॉइजनिंग को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं कि एस्पिरिन का या सैलिसाइलेट्स का क्या साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर है, क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होगा, और किस कंडीशन में ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट हमारी लिथल इफ़ेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। हम सभी को मालूम है कि जो जनरल साइड इफ़ेक्ट हैं हमारी इस सैलिसाइलेट्स की, वो हमारी हैं एनोरेक्सिया, नौजिया, वोमिटिंग एंड टायर्डनेस। ये क्यों हो रहा है? इसका हमारे बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? क्या हमारे बॉडी के किस सिस्टम पर ये क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? थोड़ा इसकी भी जानकारी हासिल करते हैं। जब हम GIT की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ड्रग CNS के CTZ को स्टिमुलेट करेगा। CTZ का मतलब होता है कीमो ट्रिगर जोन, जो हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं, और जब ये जोन स्टिमुलेट होती हैं तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में ये नौजिया एंड वोमिटिंग प्रोड्यूस करती हैं। एस्पिरिन जो सैलिसाइलेट्स है, इसकी सैलिसाइलिक एसिड के रूप में जब कन्वर्ट ये हो जाता है, उस कंडीशन में ये GIT में गैस्ट्रिक इरिटेशन और एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी इंक्रीज करेगा और हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करता है। इसे हम लोग कहेंगे दिस ऑल इफेक्ट्स आर कम अंडर कैटेगरी ऑफ द साइड इफ़ेक्ट। इसके अलावा कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स होंगी, जैसे हमारी जब ये ब्लड के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होगा तो वहाँ पर ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसके सिंथेसिस को ये रोक देगा, उसके सिंथेसिस को ये डिक्रीज करेगा। नतीजा क्या होगा कि जो ब्लीडिंग टाइम होंगी वो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएंगी। जब हम इसके डोज को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे उस कंडीशन में ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है और ब्लड वेसल के अंदर वैसो डायलेशन प्रोड्यूस करेगा। और जब हम टॉक्सिक डोज बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वैसो डायलेशन इतना ज़्यादा हो जाएंगी कि वहाँ पर वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देंगी और वहाँ पर वो कार्डियक हार्ट फेलियर, एक्चुअली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये हमारी इसकी साइड इफ़ेक्ट
और टॉक्सिक इफेक्ट है अबाउट द एस्पिरिन। लेकिन जब हम इसके डोज को इंक्रीज करेंगे तो यही सारी इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा एग्जग्रेट हो जाएंगे कि वो पेशेंट को डेथ कॉज कर सकती हैं, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है और इसे कहेंगे दीज आर द लिथल इफेक्ट, डेडली इफेक्ट। आइए आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि सैलिसाइलेट्स हमारे बॉडी के अंदर जब पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द सैलिसाइलिज्म, और सैलिसाइलिज्म कब डेवलप होगा। यदि किसी भी कारण से हम अपने बॉडी के अंदर 10 ग्राम एस्प्रिन एडमिनिस्टर करें या सैलिसाइलेट्स को एडमिनिस्टर करते हैं, उस कंडीशन में ये अपना लिथल इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। यूजुअली अबाउट 10 ग्राम जो एस्प्रिन है ये चिल्ड्रन के कंडीशन में, चाइल्ड के केस में वहाँ पर ये डेथ कॉज कर सकता है। और जब हम एडल्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो सैलिसाइलेट्स का डोज है लगभग 15 ग्राम टू 30 ग्राम, ये डोज हमारे किसी भी एडल्ट पे डेथ कॉज कर सकता है। आइए अब हम लोग जानेंगे कि ये डेथ कॉज क्यों होता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, क्या क्या ऐसी सिम्टम्स डेवलप होंगी जिसके चलते एस्प्रिन हमारे बॉडी के अंदर डेथ कॉज कर सकता हो। इसे जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि ओवरडोज सैलिसाइलेट्स का कब हो सकता है। यदि हम एक्यूट डोज ले रहे हों, एक्यूट डोज मीन्स कि हम उसका अमाउंट बॉडी के अंदर एस्प्रिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, और ये सैलिसाइलेट्स हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये हमारे बॉडी में सैलिसाइलिज्म या सैलिसाइलेट पॉइजनिंग को डेवलप कर देंगे। इसके अलावा हम क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी कारण से क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी, मीन्स अचानक ही बॉडी के अंदर इतना सैलिसाइलेट्स एडमिनिस्टर कर दिया गया, वो अनइंटेंशनल भी हो सकता है और फॉर द सुसाइडल पर्पस भी हो सकता है। उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी में सैलिसाइलिज्म या सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन डेवलप हो जाएंगी। अब हम लोग इसी सैलिसाइलेट्स के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। जब हम एस्प्रिन को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे तो ये बॉडी में जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। यदि हम इसका थेराप्यूटिक डोज देते हैं तब इसका डोज हमारे ब्लड के अंदर लगभग 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लेवल पे पाया जाता है। इस 10 ग्राम में से जो 10% ड्रग सैलिसाइलिक एसिड होंगी वो फ्री फॉर्म में ब्लड के अंदर अवेलेबल रहेंगी, और ये फ्री फॉर्म हमारे बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी और हमारे बॉडी से एक्सक्रीट भी होती रहेंगी। लेकिन जो रेस्ट 90% जो हमारी सैलिसाइलेट्स होंगी वो प्रोटीन के साथ बाउंड कर लेंगी, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी उन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर लेंगी। हम सभी को मालूम है कि जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड करती हैं उस समय वो ड्रग फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाती हैं, मीन्स वो हमारे बॉडी में कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगी, और जो ड्रग फ्री फॉर्म में होंगी वो ड्रग हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगी। मीन्स कि जो 10% फ्री ड्रग हमारी बॉडी में अवेलेबल है वो ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन जब हम इसके डोज को इंक्रीज करते हैं और इसका जब डोज हमारे बॉडी के अंदर 30 मिलीग्राम से पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए या 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा हो जाए तब ये ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। इस कंडीशन में इस लेवल पे जो 75% ड्रग होंगी वो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड रहेंगी और वो ड्रग इनएक्टिव कंडीशन में ब्लड के अंदर पाई जाएंगी। लेकिन जो रेस्ट 25% ड्रग होंगी वो ड्रग फ्री फॉर्म में ब्लड के अंदर मूव करती रहेंगी और फ्रीली ये सेल्स के अंदर भी एंटर होती रहती हैं।
और इस तरह का ड्रग बहुत आसानी से सीएनएस या ब्रेन के अंदर ये एस्प्रिन एंटर कर जाएंगे। मीन्स अब ये अपना इफेक्ट ब्रेन के ऊपर भी प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और साथ साथ पेरिफेरल जो सिस्टम है वहाँ पर भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो इसका साइड इफेक्ट है वो एग्जीगरेट हो जाएगा, वो टॉक्सिक लेवल पे चला जाएगा और वही टॉक्सिक लेवल का इफेक्ट थोड़े समय के बाद लेथल इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो एक्चुअल इफेक्ट है उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं कि एस्प्रिन हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एस्प्रिन की एक प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें स्केलेटल मसल्स में जो ग्लूकोज होंगे उनको ये मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगा और जब ये मेटाबोलाइज करती हैं तो उस मेटाबॉलिज्म से एटीपी जनरेट होगा और ये एटीपी हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है और इसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनती हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड। ये जो बाई प्रोडक्ट होंगी ये बाई प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती हैं और यही बाई प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स डेवलप करेंगे। ये लैक्टिक एसिड और ये पायरुविक एसिड इस बात को भी हेल्प करेंगे कि जो ब्लड का पीएच है वो पीएच हमारी एसिडिक पीएच हो जाएगा और हम कहेंगे इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस कि जो ये हमारी एस्प्रिन है वो हमारी एस्प्रिन ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रोड्यूस करेंगी जिससे ब्लड का जो पीएच है वो पीएच एसिडिक एरिया में एसिडिक लेवल पे चला जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि जब हमारा ड्रग या हमारा ब्लड एसिडिक कंडीशन में हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएंगे, उस समय सैलिसाइलेट्स अनआयोनाइज्ड स्टेट में अनआयोनाइज्ड कंडीशन में ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन का एक थ्योरी है कि जो आयोनाइज्ड ड्रग होगा, आयोनाइज्ड ड्रग बहुत आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है और जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो सेल के अंदर भी एंटर नहीं करेंगी और जब सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगी या सेल के अंदर इनकी एंट्री स्लो होंगी तो ये ड्रग सेल के अंदर अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो ड्रग अनआयोनाइज्ड स्टेट में होंगी वो अनआयोनाइज्ड स्टेट में ड्रग बहुत आसानी से सेल के अंदर एंटर कर जाती हैं। अब क्या होगा कि टॉक्सिक लेवल में हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक हो गया, इसका मतलब है कि ब्लड में अनआयोनाइज्ड सैलिसाइलेट्स फ्रीली अवेलेबल है और जो बहुत ईजिली बहुत आसानी से सेल के अंदर परमिएट कर जाएंगे और उसके साथ साथ वो सीएनएस या ब्रेन के अंदर भी एंटर कर जाएंगे। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे। जब ये सैलिसाइलेट ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे उस समय ये ब्रेन के अंदर भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देंगे। मीन्स थोड़े समय के बाद ब्रेन में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और जब ब्रेन में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ब्रेन की जो अलर्टनेस है वो अलर्टनेस कम हो जाएगी, ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी कम हो जाएंगी और हमारी जो पॉइजनिंग इफेक्ट है या पॉइजनिंग सिम्टम्स हैं वो पॉइजनिंग सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएगा। आइए हम अब ये जानते हैं कि वो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कौन कौन से टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं जो अपीयर होंगी एज ए सिम्टम ऑफ द सैलिसाइलिज्म। वो सिम्टम्स हैं, पहले हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि ब्रेन के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और ब्रेन के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तब हम रेस्टलेसनेस ये प्रोड्यूस करेंगी, डेलीरियम प्रोड्यूस करेंगी, हेल्यूसिनेशन प्रोड्यूस करेंगी, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, जो मेंटल अलर्टनेस है, मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, हम हेडेक फील करेंगे, हम कन्वर्जन और कोमा के अंदर भी एंटर कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये हाइपरथर्मिया भी प्रोड्यूस करेगा
क्यों हाइपरथर्मिया क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि इसने ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर दिया और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से एटीपी जनरेट होगी और ये जो एटीपी जनरेट हो रही हैं ये एटीपी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी और हम कहेंगे कि ये हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस किया गया। जब थेराप्यूटिक डोज देते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट प्रोड्यूस एंटीपायरेटिक इफेक्ट, मींस बॉडी के टेम्परेचर को कम कर रहा है। लेकिन यही एस्पिरिन का जब ओवर डोज हो जाएगा, टॉक्सिक डोज हो जाएगा, पॉइजनस डोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये ड्रग एंटीपायरेटिक से जस्ट अपोजिट हमारे बॉडी में हाइपरथर्मिया इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो पेरिफेरल सिस्टम है, पेरिफेरल सिस्टम मीन्स सपोज करें कि हमारे बॉडी के अंदर जो जीआईटी है या हमारी बॉडी के अंदर रीनल सिस्टम है, बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, बॉडी का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा? हम सभी जानते हैं कि सैलिसाइलिक एसिड जीआईटी में नोजिया, वॉमिटिंग प्रोड्यूस करेंगे। जो स्टमक के अंदर जो म्यूकोशल बैरियर है या जीआईटी के अंदर जो म्यूकोशल बैरियर है उसको वो डिस्टर्ब कर देती हैं। इससे जीआईटी के अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करेंगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा क्योंकि जब वहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है और उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्सक्रीशन है वो एक्सक्रीशन डिस्टर्ब हो जाएगा और हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया। इसके अलावा ये हाइपरवेंटिलेशन भी प्रोड्यूस करती हैं। वेरी सिंपल, हाइपरवेंटिलेशन क्यों प्रोड्यूस करेंगी? क्योंकि ये ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रही हैं और ग्लूकोज को जब मेटाबोलाइज करेंगी तो हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होती हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है और जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा नेचुरली बॉडी का जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा और उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड हमारा है दैट इज़ द हाइपरवेंटिलेशन। इसी हाइपरवेंटिलेशन को हम लोग हाइपरप्निया भी कहते हैं। जहाँ भी वर्ड प्निया आए, इस प्निया का मतलब होता है रेस्पिरेशन, मीन्स यदि रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा हो गया तो हम टेक्निकली कह सकते हैं, फार्माकोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि वहाँ हाइपरप्निया डेवलप हो गई। इसके अलावा ये टैकीपीनिया भी प्रोड्यूस करेगा। टैकीपीनिया का मतलब क्या हो गया? प्निया मतलब क्या हो गया? रेस्पिरेशन, और टैकी मतलब फ्लक्चुएशन। टैकी में चिपचिपाहट, कभी चिपक गया और कभी छूट गया तो कहेंगे टैकीपीनिया मीन्स फ्लक्चुएशन, मीन्स जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कभी इंक्रीज होगी और कभी डिक्रीज होगी। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द सैलिसाइलिज्म। अब सपोज करें कि हॉस्पिटल के अंदर फिजिशियंस के पास, फार्मासिस्ट के पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया सफरिंग फ्रॉम द सैलिसाइलिज्म, तब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका इलाज कैसे करेंगे? उसके लिए मेनली दो पैरामीटर यूज़ किया जाता है। एक हम लोग कहते हैं डीकॉन्टामिनेशन और दूसरे को हम लोग कहेंगे अल्कलाइनाइजेशन। अल्कलाइनाइजेशन, डीकॉन्टामिनेशन एंड अल्कलाइनाइजेशन। अब आइए हम ये जानते हैं कि डीकॉन्टामिनेशन का क्या मतलब है। वेरी सिंपल, कॉन्टामिनेशन और डीकॉन्टामिनेशन मीन्स कि जो सैलिसाइलेट्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गई हैं उस सैलिसाइलेट्स को हमें बॉडी से रिमूव करना है। अब हमारे बॉडी में सैलिसाइलेट दो स्टेज में पाई जाएंगी। एक, कुछ सैलिसाइलेट्स ऐसी होंगी जो जीआईटी में पाई जाएंगी और कुछ सैलिसाइलेट्स ऐसी होंगी जो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर चुकी होंगी, वहाँ से जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर एंटर कर चुकी होंगी। तो सबसे पहला हमारा एम ये होगा कि जो जीआईटी के अंदर सैलिसाइलेट्स हैं उस जीआईटी के सैलिसाइलेट्स को रिमूव किया जाए, उसे एक्सक्रीट करवाया जाए। और उसके लिए हम लोग गैस्ट्रिक लीवेज का यूज़ करते हैं। जो वर्ड है गैस्ट्रिक लीवेज, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टमक के अंदर जो कंटेंट्स हैं उस कंटेंट को हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, वॉमिट करवाएंगे या कोई भी और मेथड यूज़ करेंगे ताकि स्टमक के सारे कंटेंट्स को वहाँ से रिमूव किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो भी अनएब्जॉर्ब्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है या अनएब्जॉर्ब्ड एस्प्रिन है वो अब फर्दर उसकी एब्जॉर्प्शन न हो।
दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल का। एक्टिवेटेड चारकोल की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सब्सटेंस को एडजॉर्ब कर लेता है, और जब कोई सब्सटेंस इस चारकोल के साथ एडजॉर्ब हो जाएगा तो उस कंडीशन में उस सब्सटेंस का जीआईटी से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो जब हम ओरल एक्टिवेटेड चारकोल को एडमिनिस्टर करेंगे तो ये ओरल एक्टिवेटेड चारकोल गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक के अंदर जो अनएब्जॉर्ब्ड एस्प्रिन होंगी उसको अपने पास अपने अंदर एडजॉर्ब कर लेंगी, और ये चारकोल स्टूल के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगी। दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि जो लैक्टल, एक दो तरह की सॉल्यूशन होती हैं, एक हम लोग नाम देते हैं लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन, और दूसरा हम नाम देते हैं आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका हम लोग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे, और इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि ये डायूरेसिस प्रोड्यूस करेंगे, मींस यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, और जब हम यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, यूरिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेंगे, तो जो एब्जॉर्ब्ड सैलिसाइलेट्स हैं, जो एब्जॉर्ब्ड सैलिसाइलिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर चुकी हैं, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगी। इस तरह से हम अपने बॉडी को डिकंटामिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज पैरामीटर्स और दीज मेथड्स। अब दूसरा वर्ड आया, दूसरा जो हमारी मेजरमेंट है, दूसरा हमारी जो फैक्टर है, दैट इज द अल्कलिनाइजेशन। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये स्टडी किया कि जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होती हैं वो अनआयोनाइज्ड ड्रग आसानी से सेल के अंदर एंटर कर जाएंगी, और जो आयोनाइज्ड ड्रग होंगी वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगी, और आयोनाइज्ड ड्रग का एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू बहुत फास्ट होगा, और ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगी। तो हमारा दूसरा एम क्या होगा कि हम ब्लड के अंदर या हम बॉडी के अंदर ऐसा सब्सटेंस, अल्कलाइन सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करें ताकि वो ब्लड के पीएच को इम्प्रूव कर सके, ब्लड के पीएच को इंक्रीज कर सके, और ब्लड के पीएच को अल्कलाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। और जब वो अल्कलाइन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि चूंकि हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर है, तो अल्कलाइन मीडिया में उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, और जब उसकी आयोनाइजेशन होंगी तो वो आयोनाइज्ड सैलिसाइलेट सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगी, और हमारी बॉडी बहुत आसानी से उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देंगी। यूजुअली हम लोग इस पर्पस के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं एज ए अल्कलिनाइजर, अल्कलिनाइजर, ताकि वो हमारे बॉडी को अल्कलाइन कर सके। क्या नाम है ड्रग का? दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। आप देख रहे होंगे यार लिखा हुआ है लास्ट लाइन, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से हम लोग डिकंटामिनेशन और अल्कलिनाइजेशन के द्वारा जो सैलिसाइलेट्स हैं उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब जो ट्रीटमेंट है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो सैलिसाइलेट पॉइजनिंग है वो माइल्ड है या वो सीवियर है। यदि वो माइल्ड सैलिसाइलेट पॉइजनिंग है उस कंडीशन में तो सिर्फ हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही हम इस सैलिसाइलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स कि जो हम ड्रग देंगे वो हमारी ड्रग सैलिसाइलेट्स के सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगी, और बॉडी हमारी अपने आप अपने नेचुरल मैकेनिज्म के द्वारा जो एब्जॉर्ब सैलिसाइलेट्स होंगे उनको एक्सक्रीट कर देंगे। लेकिन यदि यही सैलिसाइलिज्म में सीवियर कंडीशन हो गई है, सैलिसाइलेट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तब हम वहाँ पे दो मेथड एडॉप्ट करेंगे। एक को कहते हैं हीमोडायलिसिस, या दूसरा कहेंगे फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस। और हीमोडायलिसिस का मतलब क्या हुआ कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करेंगे और ब्लड की डायलिसिस करेंगे, और उसके द्वारा ब्लड के अंदर जो भी अनवांटेड मटेरियल है, जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं, उन फॉरेन मटेरियल्स को ब्लड से रिमूव कर देंगे। और दूसरा हो सकता है कि हम फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस करें, मीन्स अल्कलिनाइजर का हम ज़्यादा यूज करें ताकि वहां पे फोर्स्ड डायूरेसिस स्टार्ट हो, फोर्स्ड यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, और जब यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यूरिन का बॉडी से एक्सक्रीशन होगा, तो उसके साथ साथ जो सैलिसाइलेट्स थी वो सैलिसाइलेट्स भी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे।
तो इस तरह से हम लोगों ने ये टॉपिक को कंप्लीट किया, दैट इज़ द सैलिसाइलिज्म, कि सैलिसाइलिज्म क्या होता है, सैलिसाइलिज्म की क्या सिम्टम्स हैं और सैलिसाइलिज्म को हम कैसे ट्रीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को समझाने में मैं कामयाब रहा हूँगा, आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को ज़रूर लिखें, मैं उसे अपनी तरफ से रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आप इस लेक्चर से सेटिस्फाइड हैं तो अपना व्यू भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी व्यू की हमें इंतज़ार रहती है और वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि मैं जो ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो आपके यूज़ का है और उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेनिंग with me for such a long duration. Thanks a lot.